हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग आज इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर जो भी बीपीएससी में अब तक पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, उसको हम लोग देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर के जो भी सब्जेक्ट वाइज हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं प्रीवियस ईयर, तो उसमें जो भी वीडियोज़ आए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। बीपीएससी प्रीवियस ईयर का जो प्लेलिस्ट है, वहाँ से आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। सो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप चैनल से भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में तो वैसे खास के बीपीएससी में करंट डाटा ही रहता है, थोड़े बहुत स्टैटिक्स के क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस है तो सारे हैं, करंट रिलेटेड भी क्वेश्चंस है। तो जो पुराने भी ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं करंट रिलेटेड, तो मैं ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा आई होप, क्योंकि इसमें मैं सारे करंट डाटा रिलेट बताऊँगी आपको। जो भी करंट में जो भी डाटा है उसको अपडेट करके बताऊंगी। ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा एंड प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कोशिश कीजिएगा क्वेश्चंस को खुद से बनाने का, क्योंकि अब आप लोगों ने काफ़ी पढ़ लिया होगा तो क्वेश्चंस बनेंगे भी। तो आई होप कि वीडियो यूज़फुल रहेगा एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा एंड में। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की जो भी वीडियोज़ आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को देखना। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिएगा क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, लेकिन हम अभी देखते हैं अगर, तो भारत के जो राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है वो है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र बोला जाता है। सेवा क्षेत्र जो है ये भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार जो भी सेवा क्षेत्र है उसका 54% जो है योगदान रहा है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, सेवा क्षेत्र है। तो एक पुराना क्वेश्चन है, तो इसलिए ऑप्शन में सेवा क्षेत्र कहीं पे भी नहीं दिया है, क्योंकि हम लोग करंट, मैंने आपको वीडियो में पहले बोला, करंट से हम लोग अपडेट करके पढ़ेंगे इसको। तो भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, सेवा क्षेत्र है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। पुराना क्वेश्चन है ये भी, बट भारत की जो उन्नति है वो संतोषजनक रही है। कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में, बेरोजगारी में कमी के संबंध में, प्रति व्यक्ति आय के संबंध में या असमानता में कमी के संबंध में। वैसे तो विकल्पों में जो भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें उतनी संतोषजनक कोई सी भी नहीं रही है, लेकिन जो सबसे नज़दीक अगर देखा जाए तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में जो है भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट होता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, वो क्या है, अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर या फिर असंगठित क्षेत्र। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक असंगठित क्षेत्र जो है ये बाधा है। असंगठित क्षेत्र बाधा है क्योंकि असंगठित क्षेत्र के द्वारा उत्पादन और आय के आंकड़े किसी भी संस्थान को प्रदान नहीं किए जाते हैं, या कई बार उसका मौद्रिक मूल्य में मापन ही नहीं किया जाता है। इससे राष्ट्रीय आय की गणना में आंकड़ों की कमी के कारण असंगठित क्षेत्र के योगदान का आकलन करने में कठिनाई आती है। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है इसमें एक समस्या क्या है, असंगठित क्षेत्र। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का जो आकलन है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको CSO बोलते हैं, ये करता है। वर्तमान में जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा होता है। तो CSO या NSO ऑप्शन में दिया रहे, तो वैसे CSO दिया हुआ है यहाँ पे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तो इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है। और एक चीज़ की, वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय का आधार है, आधार वर्ष, वो 2011-12 है। इस चीज़ को भी याद रखिए कि आधार वर्ष कितना है, 2011-12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट एग्जाम में पूछा गया था, ये 66th BPSC का क्वेश्चन है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। तो औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए कौन सा ऐसा संस्था है जो औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है, तो ये जारी करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO। कौन जारी करता है, CSO जो है ये जारी करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या राइट होगा, सी राइट हो जाएगा कि CSO जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमत पर देश की तुलना में कम है,
वर्ष 2018-19 में ये कितना था? तो बिहार का जो प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है वो स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। कम तो है, लेकिन ये 2018-19 में ये कितना था ये हमें बताना है। तो 2018-19 में जो ये राष्ट्रीय औसत का 33% था। कितना था? 33% था। नेक्स्ट है, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसके नियोजन की आवश्यकता के कारण, तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, या फिर औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। तो भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण और औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। ठीक है, नियोजन की आवश्यकता के कारण नहीं होगा। तो 2, 3 एंड 4 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है, मुख्यतः अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकीकरण के कारण, या पाश्चात्य सामाजिक अधिवृत्ति के कारण, या फिर उपर्युक्त सभी के कारण। तो भारत में जो आर्थिक विकास है वो अवरुद्ध रहा है अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकीकरण के कारण, पाश्चात्य सामाजिक अभिवृद्धि के कारण। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये सारे ही कारण बनते हैं। नेक्स्ट है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर जो है प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 ईस्वी में अमेरिकन एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। और ये हिंदू वृद्धि दर जो है जीडीपी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीडीपी से। नेक्स्ट है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है? भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का जो आकार है ये 1 हेक्टेयर से कम है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार भी देखा गया है, परिचालन जोतों की संख्या जो है वो 1 हेक्टेयर से कम है। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है? तो बिहार में कृषि भूमि के जोत का जो औसतन आकार है वो दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। कितना है? न्यूनतम से द्वितीय है। नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। कृषिगत उपजों की कीमत पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि लागत और कृषि मूल्य आयोग जो इसकी स्थापना की गई थी। और वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदल करके कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में है। तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारण है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, भारत में अर्ध शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? भारत में अर्ध शोधन निवारण अधिनियम जो है ये 2005 से लागू हुआ क्या था कि भारत में अर्ध शोधन निवारण अधिनियम 2002 वो 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ था। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि ये 2005 से लागू हुआ, तो लागू कब हुआ? 2005 से। फिर पुनः इसमें संशोधन हुआ और संशोधित अधिनियम 2009 आया जो 1 जून 2009 को लागू हुआ। फिर से इसको संशोधित किया गया 2012 के रूप में और फिर 2012 वाला जो है 15 फरवरी 2013 से लागू हुआ, लेकिन पहली बार जो हुआ था 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? TRIMS क्या है? TRIMS है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, यानी कि व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन में बताया था कि जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। तो पहले 2004-5 हुआ करता था, तो बदल करके 2011-12 कर दिया गया। और इसमें जो है अभी तक कुल संशोधन वर्ष जो रहा है तो मैं ऐसे बता देती हूँ। 1952-53, फिर 1961-62 रहा, फिर 70-71 रहा, 81-82 रहा, फिर 93-94 रहा, उसके बाद 2004-5 रहा और अब 2011-12 है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो कि वर्तमान मूल्य पर उसका नवीन जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे कम है? तो वो है बिहार का। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 की अगर बात करें तो इसके अनुसार 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर जो न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय था बिहार का वो 46,664 रुपये है और ये स्थिति 31 जुलाई 2020 के अनुसार है और ये सबसे कम है राज्यों में।
नेक्स्ट है बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग क्या है? तो बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग न्यूनतम है, कम है। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग वर्ष 2019-20 में 332 किलोवाट प्रति घंटा है, जो कि देश में बिजली का न्यूनतम उपभोग स्तर है। ये है कितना? 332 किलोवाट घंटा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा ये डाटा। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो कपास के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश। तो कपास आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2019-20 में कपास के 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य रहे हैं, गुजरात, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ठीक है, कौन कौन सा रहे? गुजरात, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कोई भी नहीं है, और क्वेश्चन जब पूछा गया था उस टाइम आंध्र प्रदेश था, लेकिन हम लोग अभी वर्तमान देखें तो वर्तमान में आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जो कपास के उत्पादक राज्य हैं वो गुजरात है, फिर तेलंगाना है और फिर महाराष्ट्र है। तो याद रखिएगा गुजरात। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन कौन करता है? हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम या बीज उर्वरक जल तकनीकी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि इनमें से हरित क्रांति का प्रकृति का सबसे उचित जो वर्णन करता है 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर में, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर होगा उच्च उपज किस्म कार्यक्रम और बीज उर्वरक जल तकनीकी। ये दोनों ही जो है इसका आंसर होगा। तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? तो बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पे जो सड़क की लंबाई है वो न्यूनतम है। ठीक है, वो कितनी है? न्यूनतम है। न्यूनतम है या न्यूनतम से द्वितीय है, तो वो सबसे कम है। और ये है कितनी? तो बिहार के आर्थिक समीक्षा के अनुसार बिहार में 181 किलोमीटर प्रति लाख व्यक्ति, यानी कि प्रति 1 लाख व्यक्ति की जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? 181 किलोमीटर है, जो कि राज्यों में सबसे नीचे आता है। तो ये भी याद रखिएगा, 181 किलोमीटर है और न्यूनतम स्थान पे है। आई होप कि वीडियो मतलब क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे एंड वीडियो यूज़फुल है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? बुल, आवश्यकता उपागम, समक्षता उपागम, आय उपागम या कल्याण उपागम। तो अमर्त्य सेन जो है वो इस दृष्टिकोण के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्री हेतु वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये सक्षमता उपागम, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है सक्षमता उपागम से संबंधित है, और आपको पता होगा इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। नेक्स्ट ये सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिपत्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिपत्य वाली व्यवस्था के रूप में, या एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो भारत को परिभाषित किया जा सकता है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश कितना है? तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्रश्नकाल में तो ये 15% था, लेकिन वर्तमान में अगर देखें आर्थिक समीक्षा के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्तमान में जो सकल मूल्य वृद्धि में कृषि की भागीदारी है वो लगभग 17.8% है। कितनी है? 17.8% है। जबकि विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2019 में कृषि में श्रम शक्ति का नियोजन लगभग 42% था। मतलब तो अभी हम लोग आर्थिक समीक्षा के अनुसार 17.8% है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश कितना है? 17.8%। मतलब ये बढ़ा है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसमें चावल, अभी वर्तमान में चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलें जो है वो शामिल है। तो गेहूं, दाल, चावल शामिल है, शामिल नहीं पूछ रहा है तो तिलहन हो जाएगा, तिलहन शामिल इसमें नहीं है। नेक्स्ट है भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है?
खाद्य प्रबंधन का जो उद्देश्य इनमें से नहीं है वो है खाद्यान्नों का निर्यात। नेक्स्ट है, किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी? तो नकारात्मक कब हुई थी? ये 2002-03 में। 2002-03 के दौरान कृषि और संबंधित क्षेत्रों की वार्षिक जो औसत वृद्धि दर है ये नकारात्मक रही थी। और ये अब तक जो भी आर्थिक समीक्षा हुआ है जो भी, तो अब तक जो ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है वो 2002-03 में ही की गई थी। तो ये याद रखना चाहिए कि याद रखने का डाटा है ये, कि एक ही बार हुआ है ऐसा। नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो 15 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। ये 20-21 के लिए लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था। और अभी कितना रखा गया है ये 21-22 में? 21-22 में ये 16.5 लाख रखा गया है, यानी कि 1.5 लाख रुपया बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये 2020-21 में 15 लाख था। हम लोग वर्तमान डाटा देखें तो वर्तमान में 16.5 लाख रखा गया है इसका। तो आप लोग याद रखिएगा 16.5 लाख। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। वर्षा बीमा जो है ये भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ये योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी। तो ये जो योजना है ये यहाँ पे है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में शुरू की गई थी, तो ये गलत है। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। केवल पहला जो कथन है वो सही है कि वर्षा बीमा जो है वो भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार, एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो इसमें 5 करोड़ रुपए से लेकर से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम। कितना है? 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम जो है वो एमएसएमई उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार पूछ रहे हैं। ये मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित जो निवेश की सीमा कितनी है? 5 करोड़ रुपए से मध्यम उद्योग का पूछ रहा है। ठीक है, इसमें मध्यम उद्योग क्या जो होगा वो 5 करोड़ रुपए से अधिक होगा और 10 करोड़ से कम होगा। अभी हम लोग देखें वर्तमान में 1 जुलाई 2020 का मैं बता रही हूँ आपको। 1 जुलाई 2020 से, ये तो 2006 के अनुसार था, 1 जुलाई 2020 से जो एमएसएमई की नया जो डाटा आया है, मतलब नया उसको करके, उसमें क्या है, मध्यम के लिए निवेश 50 करोड़ का टर्न होना चाहिए और टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक का। ठीक है, निवेश कितने का होना चाहिए? 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ रुपए का मध्यम उद्योग के लिए। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के द्वारा लघु रत्न श्रेणी वन उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि का वित्तीय सहायता दी गई है? तो ये 500 करोड़ रुपए का दिया गया है। नेक्स्ट है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का जो प्राधिकारी है वो वित्त मंत्रालय है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार करना है। निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, कस्टम, संघ उत्पादन शुल्क, सकल कर। राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम जो है वो बताना है, सही अवरोही क्रम बताना है हमें। तो देखिए ये 2015 का क्वेश्चन है, 2015 में पूछा। अभी हम लोग अगर देखें बजट 2021-22 के अनुसार, तो केंद्र सरकार के कर आय के शीर्ष 4 स्रोत हैं। ठीक है, हम लोग वर्तमान स्थिति देखते हैं। तो वर्तमान में बजट जो 2021-22 का भी पेश किया गया है उसके अनुसार केंद्र सरकार के कर आय के शीर्ष 4 स्रोत क्या क्या है? उधार और अन्य देयताएँ 36% है, वस्तु एवं कर सेवा 15% है, और आयकर है 14%, निगम कर है 13%। तो आपको वर्तमान डाटा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा स्रोत हमने देखा था कि अभी कि उधार और अन्य देयता जो है वो 36%, उधार और अन्य देयता। बजट पढ़ा होगा अगर आपने तो क्वेश्चंस बन जाएंगे बजट से रिलेटेड। नहीं पढ़ा है अगर तो बजट को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है आर्थिक समीक्षा, इस दोनों को अच्छे से पढ़ के जाइए क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं।
नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? तो सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर की सरकार को आय होती है? तो ये जैसे कि हमने देखा, उधार और अन्य देयता 36% है वर्तमान में। ये क्वेश्चन पुराना है। नेक्स्ट है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत, वही हो जाएगा सबसे बड़ा स्रोत, सेम ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ब्याज भुगतान एक आइटम है। ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का एक आइटम है। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। राजकोषीय घाटा जो होता है बजटीय घाटा प्लस सरकार का ऋण और अन्य देयता, या फिर राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋण से प्राप्तियां और प्लस अन्य प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, और मतलब फॉर्मूला क्या है और लैंग्वेज में क्या होगा, इस दोनों को याद रखिएगा राजकोषीय घाटा के बारे में। नेक्स्ट है, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि भारत सरकार को उनके अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं, या भारत सरकार को अपने उन व्यय के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं, या फिर भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों के बदले उधार लेने की आवश्यकता है, या भारतीय सरकार को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने की आवश्यकता है। तो लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो भारत में राजस्व घाटे से जो तात्पर्य है, राजस्व घाटे की बात हो रही है, वो ये है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? प्रभावी राजस्व घाटा जो है 2011-12 के बजट में पेश किया गया था। नेक्स्ट है, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध उत्पाद कर से है। नेक्स्ट है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? सेवा कर जो है ये कब प्रारंभ किया गया था? 1994-95 में, 96-97 में, 98-99 में, 91-92 में। तो भारत में सेवा कर जो है 1994-95 में शुरू किया गया था। और 2003 में संविधान का 92वां संशोधन हुआ जिसमें अनुच्छेद 268 के अनुसार संविधान में इसको शामिल किया गया था, और वर्तमान में जीएसटी में शामिल हो गया है। तो ये प्रारंभ हुआ था 1994-95 में। नेक्स्ट है, इसमें मैच करना है, राष्ट्रीय कृषि नीति। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 ईस्वी में आया था। समुद्रीय मत्स्य नीति 2004, नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014, 7वां वित्तीय आयोग 1978। तो इसको मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी मैच करना है, ओपन जनरल लाइसेंस। ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार से संबंधित है। ट्राइसेम जो है ये रोजगार है। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति। नकदी रिजर्व अनुपात ऋण नियंत्रक। ठीक है, इसको मैच करेंगे, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया कब? तो इसको समाप्त किया गया था 31 मार्च 1997 को, और इसके स्थान पर अर्थोपाय अग्रिम की योजना लागू की गई। तो बजट घाटे को पूरा करने की जो तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली थी, इसको समाप्त कब किया गया? 31 मार्च 1997 को। नेक्स्ट है, भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महाल नोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पीसी महाल नोबिस के द्वारा 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित है, ये विकसित किया गया था। इस योजना में आधारभूत तथा भारी उद्योगों पर विशेष बल के साथ देश के तीव्र औद्योगिकीकरण को प्रमुख लक्ष्य माना गया था। तो ये जो महाल नोबिस प्लान मॉडल है, इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? योजना आयोग जो है इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, और अब योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया वर्तमान में। 2015 में नीति आयोग आ गया इसकी जगह पे। नेक्स्ट नीति आयोग
जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, इसमें नीति का पूरा रूप क्या है, नीति का फुल फॉर्म क्या है वो पूछ रहा है। तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग अब तो नहीं है, लेकिन योजना आयोग जब था तो उसके जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे, और नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था। तो 1 जनवरी 2015 से ये अस्तित्व में आया। इसी योजना आयोग खत्म हुआ और उसकी जगह नीति आयोग आया था इसी दिन 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण या योजना बनाने में गांव की सहायता करना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ था और देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से इसको लागू किया गया था। तो इसमें जो इसका उद्देश्य है इनमें से कोई भी नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि करना। नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो छठा जो पंचवर्षीय योजना था जिसका काल है 1980 से 85, इसमें प्रारंभ किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास। क्या कार्यक्रम शुरू हुआ था, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम जो राजस्थान में शुरू हुआ था 1970-71 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी ये बताना है। इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा या फिर राजीव गांधी के द्वारा। तो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की जो अवधारणा है ये लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है चल योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चल योजना चालू वर्ष के लिए एक योजना है जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, बिल्कुल सही। चल योजना एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, बिल्कुल सही है। ये अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है, ये भी सही है। 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है। तो चल योजना के बारे में जो भी ये सारे कथन दिए गए हैं सारे के सारे ही सही हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट है भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी। तो तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था ये समाप्त हुआ था 31 मार्च 1966 को, और चौथा पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 को प्रारंभ हुआ। तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था ये समाप्त कब हुआ 1966 को, और चौथा जो शुरू हुआ वो हुआ 1969 को। तो इसका जो बीच का था 1966 से 69, इसको योजना अवकाश की अवधि माना जाता है। नेक्स्ट है 11वां पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। 11वां जो पंचवर्षीय योजना हुआ इसका उद्देश्य था समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। ये 2007 से 2012 तक था। मिलान करना है यहाँ पे, मैच करना है। भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम ये 1981 के अंतर्गत आया था, वर्ष 1982 में स्थापित हुआ था, तो ये 1982 हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है ये 1964 में गठित हुआ था। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम जो है ये 1955 में हुआ था, और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड 1987। इसको मैच करेंगे, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था 66 बीपीएससी का है कि निम्न में भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। तो ये अप्रैल 2020 में जारी किया गया था ये रिपोर्ट, जिसमें 100 बैंकों में भारत का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो 55वें स्थान पे था, और ये इस सूची में भारत का अकेला ऐसा बैंक है जो शामिल था। तो ये करंट का क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक जो है ये शामिल था उसमें। नेक्स्ट है 12वां पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में
किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया? 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए 4% कितना 4% औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे विचार करना है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण श्रमिकों के लिए या फिर शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है इसमें ये पूछ रहा है कि उपर्युक्त सूचकांकों में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा CSO के द्वारा संकलित कौन सा किया जाता है? तो CSO के द्वारा जो है सिर्फ और सिर्फ शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को संकलित किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसको क्या इन सबको नहीं किया जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, केवल 4 किस में है? ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में क्या शामिल है? भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में क्या शामिल है? CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश करना, ब्याज दर का अविनियम करना। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा? अगर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन प्रभाव पर क्या होगा? इसकी मात्रा में वृद्धि होगी। अगर भारतीय रिजर्व बैंक नगद कोष अनुपात यानी कि CRR को कम करता है तो साख सृजन की मात्रा जो है उसमें वृद्धि होगी। नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 को। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है, इसको क्या कहते हैं? तो विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है उसको कहते हैं गर्म मुद्रा यानी कि हॉट मनी कहते हैं। नेक्स्ट है RN मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? RN मल्होत्रा कमेटी जो है बीमा क्षेत्र से संबंधित है। निम्न कथनों पे विचार करना है और कौन से कथन गलत है वो बताने हैं। तो बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालीन उधार पर लेता है। तो इसमें से जो गलत कथन है वो बताना है हमें। तो बैंक दर जो है, पहली बात तो बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के बिलों की पुनः कटौती करता है और उसको दीर्घकालीन ऋण पर प्राप्त करते हैं। यहाँ पे अल्पकालीन है, दीर्घकालीन होगा तो ये गलत होगा। रेपो दर वह ब्याज दर है जहाँ पे RBI व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, यहाँ पे दीर्घकालीन है। मतलब दीर्घकालीन यहाँ होना चाहिए था, अल्पकालीन यहाँ होना चाहिए था। दोनों के दोनों ही कथन गलत है। तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही गलत है। नेक्स्ट है 1 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। आपको कमेंट में बताना है वित्त मंत्रालय के सचिव कौन है अभी। नेक्स्ट है निम्न योजनाओं पे विचार करना है, उन्हें कालानुक्रम में सजाना मतलब बताना है कि कौन पहले आया था और कौन बाद में आया था। तो EAS जो है इसका फुल फॉर्म है रोजगार आश्वासन योजना। ये 2 अक्टूबर 1993 को आया था। ट्राइसेम आया था 1979 को। JRY 1989 को आया था। और RLEGP ये आया था 1983 को। तो इसमें पहले कौन सा आया था? ट्राइसेम आया था, ठीक है। तो 2 पहले हो जाएगा, पहले 2 फिर 4 1983, उसके बाद 3 एंड 1 2431 हो जाएगा। इसका आंसर हमारा 2431 ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन था। PM कुसुम योजना ये 2019 में स्टार्ट किया गया था PM कुसुम योजना को, और इसका उद्देश्य है किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है? भारत निर्माण का अंश इसमें से कौन सा नहीं? कृषि आधारित उद्योग जो ये भारत निर्माण का अंश नहीं है। नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना से भारत का कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो योजना से भी योजना जो भी आता है
इंडियन गवर्नमेंट का या फिर बिहार का स्टेट गवर्नमेंट का भी, उन सबको अच्छे ढंग से पढ़िएगा। उसका उद्देश्य क्या है, उससे क्वेश्चन पूछते हैं या फिर किस चीज़ से संबंधित है। तो देखिए भारतमाला परियोजना जो है ये संबंधित है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से, ठीक है। नेक्स्ट, योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा के नीचे यानी कि बीपीएल का निम्नलिखित प्रतिशत कितना प्राकलित किया है, तो ये 55%। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50% से अधिक के निर्धन लोग जो है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में निवास करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गरीबी रेखा के लिए सही है। तो योजना आयोग के अनुसार पूछ रहा है कि गरीबी रेखा से के लिए सही कौन सा है। इसमें से नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय 42 रुपीज़ प्रतिदिन, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय 26 रुपये प्रतिदिन, या फिर नगरीय क्षेत्रों में 32 रुपये प्रतिदिन, ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही है। तो योजना आयोग के अनुसार जो है गरीबी रेखा के लिए जो सही है इसमें से वो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन 26 रुपये और नगरीय क्षेत्रों में 32 रुपये, यानी कि गाँवों में 26 और शहरों में 32 रुपये प्रतिदिन होना चाहिए प्रति व्यक्ति आय। ये योजना आयोग के अनुसार जो है गरीबी रेखा के लिए सही कथन है। तो दूसरा और तीसरा जो है हमारा वो सही है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है। तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 की बात करें तो 2019-20 में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा जो है वो अर्जित किया गया है मद विनिर्मित वस्तुओं से। विनिर्मित वस्तुओं की श्रेणी में आता है मशीनरी, परिवहन, धातु निर्माण, खनिज ईंधन, रत्न और आभूषण वगैरह जो है इसमें आता है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम कपड़ा था, इसलिए इसका आंसर कपड़ा था, इसलिए ऑप्शन में वैसा नहीं दिया। लेकिन अभी अगर हम लोग देखें अभी आर्थिक समीक्षा के अनुसार, अभी के अनुसार, तो अभी जो सबसे अधिक विदेशी मुद्रा जो कमाया गया है जिसके निर्यात से, उसमें आते हैं विनिर्मित वस्तुएं। विनिर्मित वस्तुओं में मशीनरी आता है, खनिज ईंधन आता है, रत्न आभूषण आता है, परिवहन, धातु आता है, ठीक है। तो आप लोग इकोनॉमिक्स सर्वे जैसा कि मैंने बोला और बजट अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, इकोनॉमिक्स में काफ़ी काम आएगा वो। नेक्स्ट है, भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। तो क्वेश्चन पुराना है, भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो क्या है, तो ये प्रश्नकाल के अनुसार कपड़ा था जैसा कि पहले वाला क्वेश्चन में भी हमने देखा। और अभी क्या है, अभी विनिर्मित वस्तुएं हैं जैसे मैंने बताया आपको, तो इसका भी आंसर वही होगा, क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट, नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी। नंदीग्राम क्षेत्र में जो है पश्चिम बंगाल का में है ये नंदीग्राम क्षेत्र, उसमें सेज नीति के अंतर्गत सलीम समूह को, विशेष तौर से सलीम समूह को जो है जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए अनुमानित किया गया था। तो ये सलीम समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। तो व्यापार संतुलन अनुकूल रहा है 1972-73 और 1976-77 में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अब तक जो भी रहे हैं, जो भी वर्ष रहा है उसमें 1972-73 और 1976-77 में व्यापार संतुलन जो है अनुकूल रहा है। नेक्स्ट है, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष से प्रारंभ की गई। यूरो जो है ये स्टार्ट किया गया था 1999 से, 1 जनवरी 1999 से प्रचलन में आया। नेक्स्ट है, रुपये का परिवर्तनीय का तात्पर्य क्या है। रुपये की परिवर्तनीयता, इसका मतलब क्या है। रुपये की परिवर्तनीय का तात्पर्य क्या होता है कि रुपयों को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्रा को रुपयों में मुक्त रूप में परिवर्तित करके देने की अनुमति। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है, रुपये को अन्य प्रमुख मुद्रा और अन्य प्रमुख मुद्रा को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तन करने की जो अनुमति है उसको रुपये की परिवर्तनीय कहते हैं। यानी कि रुपये को अन्य किसी भी मुद्रा में और अन्य किसी भी मुद्रा को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित किया जाए। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है। तो ये 2017 का क्वेश्चन है, तब इसका आंसर कुछ और था, तभी 10% हुआ करता था।
ठीक है। अभी हम लोग देखें तो अभी के हिसाब से कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का जो योगदान है वो 12% है। ठीक है, तो अभी 12% है ये, अभी का याद रखिएगा, एग्जैक्ट 12.2%। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग जो 1 है वो जोड़ता है भागीरथी हुगली गंगा नदी तंत्र के इलाहाबाद से हल्दिया तक के भाग को, इलाहाबाद से हल्दिया तक के भाग को। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1620 किलोमीटर, ये भी ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक्टिविटी प्रवाह उच्चतम है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक्टिविटी जो प्रवाह है वो प्रश्नकाल में सेवा क्षेत्र में आया था, और वित्तीय वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में तथा दूसरे स्थान पे सेवा क्षेत्र में है। तो पहला जो स्थान है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में आया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में सबसे अधिक आया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक्टिविटी, और सेकंड नंबर पे आता है सेवा क्षेत्र इसमें। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अच्छा होगा कि अगर आप लोग लिख लीजिएगा ना कहीं पे नोट्स, सिर्फ नोट्स बना लीजिएगा तो सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो ये 2019 का क्वेश्चन है, तो करंट का क्वेश्चन है ये। तो दिल्ली और मुंबई जो है, दिल्ली और मुंबई ये गलियारा विकसित किया जा रहा है। इसका समझौता 2006 में ही हुआ था। देखिए 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में कौन है गवर्नर? शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है, उस टाइम कोई और थे, अभी शक्तिकांत दास है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? तो विश्व बैंक का जो सकल घरेलू उत्पाद 2020 के आंकड़े के अनुसार जीडीपी के संदर्भ में विश्व के 10 शीर्ष अर्थव्यवस्था में भारत का जो स्थान है वो 6वें स्थान पे है। और भारत से बड़ी 5 अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और यूके की, तो ये 5वां स्थान है, 6वां स्थान है, सॉरी 6वां स्थान है विश्व बैंक के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है G15 क्या है? G15 जो है विकासशील देशों में परस्पर सहयोग को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया एक अनौपचारिक संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, बेलग्रेड के 9वें निर्गुट शिखर सम्मेलन के समय इसकी स्थापना की गई थी। तो G15 का जो सचिवालय है वो जिनेवा स्थित प्रौद्योगिक सेवा सुविधा से संचालित होता है। तो G15 जो है ये क्या है? विश्व के विकासशील देशों का एक संगठन है G15। स्थापना इसकी 1989 में हुई थी। अब G8 की बात करते हैं, इन देशों में कौन सा है जो G8 समूह का सदस्य नहीं है? तो पहले तो G7 हुआ करता था, जिसमें G7 जिसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान जो है वो शामिल थे। फिर आगे जाकर के रूस भी इसका सदस्य बन गया था 1997 में, तब इसको G8 कहा जाने लगा था। ठीक है, लेकिन पुनः जो है रूस अलग हो गया है, तो अब फिर से ये G7 ही बन चुका है। तो इसमें पूछ रहा है कि सदस्य कौन नहीं है, तो इसके जो सदस्य हैं उसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान है। तो इसमें स्पेन जो है वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, आसियान किसके लिए है? आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है। ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय विकास फोरम ITF पहले जाना जाता था। तो भारतीय विकास फोरम जो ये पहले भारत सहायता क्लब के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रश्नकाल में तथा वर्तमान में बिहार जो है वो इसके बिहार के जो आय का प्रमुख स्रोत है वो कृषि है। प्रश्नकाल में भी कृषि ही था और अभी वर्तमान में भी कृषि ही है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन था? तो अभी अगर हम लोग देखें फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार, तो अभी जो आया है 2021 में अप्रैल में फोर्ब्स पत्रिका का सूची आया, उसमें जेफ बेजोस जो है वो अमेज़ॉन के जो CEO है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, जेफ बेजोस याद रखिएगा, जेफ बेजोस।
नेक्स्ट है 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का कितना था। तो अब हम लोग 2007-6-7 की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बिहार की आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अगर देखें तो 2019-20 में ये 65.4% था, ठीक है। और बजट 2021-22 में विकासात्मक व्यय का जो अनुमान लगाया गया है वो है 69.75%, ठीक है, 69.75। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं बार बार बजट और इकोनॉमिक सर्वे से काफ़ी क्वेश्चन है, तो बीपीएससी में भी यही है। इकोनॉमिक्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा पीटी के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो करंट का जो होता है रिलेटेड, करंट रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स हैं जो भी हैं और प्रीवियस ईयर में जिस तरीके से पूछे गए हैं उसको रिलेट करके आप पॉइंट्स याद रखिएगा, तो एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा क्योंकि इसमें मैंने जो भी करंट के क्वेश्चंस पूछे थे बीपीएससी ने जब भी पूछे जिस ईयर में, तो मैं अभी के हिसाब से सारे डाटा आपको अपडेट करके बता रही हूँ। तो ये सब अगर आप याद रखते हैं और एग्ज़ाम में इस तरह का दोबारा क्वेश्चन आता है तो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और वैसे भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे को आप जितना अच्छे ढंग से हो पढ़ करके जाइएगा एग्ज़ाम में, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो भारत की जो कुल जनसंख्या है इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं। भारत की कुल जनसंख्या जो है वो कितनी है, मैं लिख देती हूँ ऐसे, यहाँ पे देखिए ठीक है, 12 अरब लगभग इतना है, ठीक है। तो एग्जैक्ट अगर आपको याद रखना है तो ये याद रखिएगा, तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, 12 अरब है। नेक्स्ट है जनगणना 2001 के अनुसार पूछा है जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। तो जनगणना 2001 के अनुसार 324 प्रति वर्ग किलोमीटर था, 324 था ये। अगर 2011 के अनुसार देखें तो ये है 382, ठीक है। तो 382 वाला भी याद रखिएगा, 2011 के अनुसार है ये। नेक्स्ट है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में किस एक में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो सबसे अधिक घनत्व है वो बिहार का है, बिहार में 1106, इसका घनत्व कितना है 1106 जो सबसे अधिक है, ठीक है। केरल का 860 है, हरियाणा का 573 है, उत्तर प्रदेश का 829 है, सबसे अधिक जो है वो बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का डैश बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। तो 2001 के अनुसार भी और 2011 के अनुसार भी, दोनों ही के अनुसार बिहार जो है वो भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे आता है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करता है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार 8% था, और अगर 2011 की बात करें तो 2011 के अनुसार 9% जो है वो बिहार में निवास करती है जनसंख्या। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। 2001 के अनुसार जो था वो 8 करोड़ इतना कुछ था, और अभी अगर देखें वर्तमान में 2011 का जो जनगणना आया है उसके अनुसार 10 करोड़ अप्रॉक्स है। तो जनगणना भी याद रखिए, मतलब जनगणना से भी क्वेश्चंस आते हैं। जनगणना हुआ, जनगणना से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब मतलब अच्छे से याद करके जाना एक एक पॉइंट। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। तो 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, संख्या में, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की ही जनसंख्या है। और फिर अनुसूचित जाति के जो लोग जिस जिस राज्य में भी रहते हैं तो सबसे अधिक वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शिशु मृत्यु दर क्या है। शिशु मृत्यु दर क्या होता है, हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने 5वें जन्म दिवस से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात, या फिर हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात, या फिर हर 100 जीवित जन्मों में से अपने 5वें जन्मदिन से मरने वाले बच्चों की जनसंख्या का अनुपात, या फिर हर 100 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन मरने वाले बच्चों का अनुपात। तो शिशु मृत्यु दर जो होता है वो हर 1000 हर 1000 जो जन्मते हैं बच्चे उसमें अपने पहले ही जन्मदिन से पहले, यानी कि पहले साल से पहले जो मरने वाले बच्चे होते हैं उनकी संख्या का जो अनुपात होता है उसको शिशु मृत्यु दर कहते हैं। बिहार में अगर बात करें तो बिहार का जो शिशु मृत्यु दर है वो कितना है,
32 है। ठीक है, कितना है? 32 है, यानी कि हर 1000 बच्चे की पैदाइश पे 32 बच्चे जो हैं वो अपने जन्म के पहले दिवस से पहले ही मर जाते हैं। तो बिहार का आप याद रखिएगा 32 है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर की वृद्धि कितनी रही है? तो 2091 से लेकर के 2001 में जो साक्षरता वृद्धि दर रही है वो 12.6% रही है। और अगर बात करें 2001 से 2011 में कितनी वृद्धि हुई है, तो वो हुई है 2001 से परसेंट में अगर बात करें तो 8.15%, यानी कि कम वृद्धि हुआ है। 2091 से 1991 से 2001 के बीच जो साक्षरता वृद्धि दर रहा था वो 12.6% रहा था, ज़्यादा हुआ था वृद्धि दशक में। लेकिन 2001 से 11 के में जो वृद्धि दर हुआ है वो कम रहा है, 8.15% ही रहा है। ठीक है, तो अभी वाला अगर पूछ दे 2001 से 2011 के बीच तो याद रखिएगा 8.15%। चलिए नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत में बोल रहा है, भारत में जो महिला साक्षरता दर थी वो थी 64.6%। ठीक है, हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग ने इसको आप ऑप्शन सी माना था, 65.5 माना है, जबकि आंकड़ों के अनुसार 64.6 है। ठीक है, 64.6 है, हर जगह यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आँख की पुतली के प्रति चित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली का निशान और आँख की पुतली के प्रति चित्रण के लिए किसी भी व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है वो 5 वर्ष की गई है, 5 वर्ष थी, जो कि ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने % लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो कृषि क्षेत्र जो है वो श्रम शक्ति के कितने %? तो 65% लोगों को जो है प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो सबसे अधिक जो विद्युत प्राप्त होता है भारत में वो होता है तापीय विद्युत सबसे अधिक जो है प्राप्त करता है। अभी 61%, मतलब 61% अगर पूछ दे तो 61.46% जो विद्युत है वो तापीय विद्युत से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? 1991 का जो नया आर्थिक नीति आया था उसका लक्ष्य था उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। नेक्स्ट है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC कब स्थापित किया गया? तो ONGC को स्थापित किया गया था 1956 में। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो हमने पढ़ा तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र है वो सबसे अधिक योगदान करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? सापेक्ष निर्धनता का अर्थ होता है आर्थिक असमानता। नेक्स्ट है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो स्वयं सेवा समूह जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसका विचार बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? तो क्वेश्चन पुराना है। वित्तीय वर्ष 91-92 में भारत के सकल उत्पाद में तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का योगदान 41% से बढ़ करके 2020-21 में 54% है। अभी तो सेवा क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र बोलते हैं सेवा क्षेत्र को। नेक्स्ट है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय किससे प्राप्त की जाती है? किसी भी देश का प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है राष्ट्रीय आय का जनसंख्या से अनुपात करके। तो ये राष्ट्रीय और जनसंख्या दोनों से निकलता है, दोनों के अनुपात से। नेक्स्ट है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसको कहा जाता है? तो भारत के आर्थिक सुधार के जनक जाने जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? वैश्वीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश सम्मिलित नहीं है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के इक्विटी का जो विनिवेश है ये सम्मिलित नहीं है।
आयात शुल्क में कमी सम्मिलित है। आयात लाइसेंस का उन्मूलन समेत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह सम्मिलित है। क्या सम्मिलित नहीं है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। नेक्स्ट है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक के रूप में नहीं लिया गया है? तो UNDP के अंतर्गत भारत में जो मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है उसमें अवयव के रूप में किस किस को लिया जाता है वो अगर हमें पता है तो नहीं वाला भी पता हो जाएगा। तो अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP को लिया जाता है, साक्षरता दर को लिया जाता है और जन्म पर जीवन प्रत्याशा को लिया जाता है। शिशु मृत्यु दर को इसमें काउंट नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? आर्थिक अधिसंरचना जो है इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं आता है। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तार संचार और दूरसंचार को इसमें शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया जो है कार्यक्रम, इसका उद्देश्य नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, ठीक है, लाल फीताशाही को हटाना, विकसित आधारभूत संरचना द्वारा विनिर्माण की लागत को कम करना, उत्पाद को प्रतियोगी बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार करना, ये सब शामिल है। तो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है? औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी क्या नहीं है? इसमें से मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विभिन्न मानकों में सुधार के द्वारा सरकार औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचना का विकास तथा वातावरण बना रही है। तो इसमें नहीं पूछ रहा है तो सारे के सारे हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है, पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? पूरा मतलब PURA पूरा है इसको बोलते हैं। ये प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, जो ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करना होता है, ये प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये इसको APJ अब्दुल कलाम ने प्रस्ताव किया था, ठीक है। 2020 में इसका पूरा मॉडल की अवधारणा का प्रस्ताव किया गया अब्दुल कलाम के द्वारा, विज़न 2020 आया था। तो ये जो है प्रस्तावित जो हुआ था ये APJ अब्दुल कलाम ने किया था। नेक्स्ट है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार ने 23 जनवरी 2004 को सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ किया। तो इसमें वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, इन सभी के उद्देश्य से ये किया गया था स्टार्ट। तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का अवयव इसमें से कौन सा नहीं है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास, सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण आता है। इसमें पोषण जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है, कथन दिया गया, कथन और कारण है, तो पढ़ते हैं कथन क्या है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रम को उतनी सफलता मिली है जितनी आशा की जाती थी, तो ये बिल्कुल मिली है। नेक्स्ट है, कारण इसका दिया है, केंद्रीय के ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा है। तो कारण जो है ये इसका सही नहीं है, ठीक है, अपर्याप्त नहीं रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो राइट होगा। ए सत्य है लेकिन आर जो है वो असत्य है, यानी कि गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, RDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण, ठीक है। और इसको राष्ट्रीय स्तर पर 1980 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसमें प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन कितनी प्रति माह दी जाएगी? तो ये 3000 रुपये दी जाएगी। ये योजना 2019 में आया था ये क्वेश्चन, तो ये करंट रिलेटेड है। तो जो भी करंट में भी जो योजनाएं चलती हैं उन सबको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मनरेगा का उद्देश्य क्या है? मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसके उद्देश्य क्या है?
तो इसके उद्देश्यों में ये आता है कि प्रत्येक वर्ष जो है किसी भी ग्रामीण परिवार के उस वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है जो न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधी अकुशल मजदूरी तैयार करने को तैयार है। ठीक है, तो इस 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। और इसके अन्य उद्देश्यों में आता है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, सड़क, नहर, तालाब, कुआं जैसे टिकाऊ साधनों का निर्माण करना, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। इसमें परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, जल प्रबंधन, ग्रामीण आय को बढ़ाना, ये सब इसके अन्य उद्देश्यों में शामिल हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन है? तो गेहूं का सबसे अधिक जो उत्पादित राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, पहले नंबर पे है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है, दूसरे पे है हमारा मध्य प्रदेश और तीसरे पे है पंजाब। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय क्या है? संयुक्त क्षेत्र का क्या मतलब है भारतीय अर्थव्यवस्था में? किसी उद्यम में सरकार का अंश 60% से अधिक होना, कोई भी वस्तु सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में उत्पादित है या ये सहकारिता क्षेत्र का ही दूसरा नाम है, या फिर किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों ही का सम्मिलित स्वामित्व है। तो संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय क्या होता है कि किसी भी उद्यम में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व होना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं किस चीज़ में? उद्योग में, कृषि में, खनन में, या इनमें से कोई भी नहीं। बेकार मतलब कि इस क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक श्रम नियोजित हैं, वो है कृषि में। ठीक है, कृषि में आवश्यकता से ज़्यादा ही जो है लोग काम करते हैं और कृषि पे डिपेंड है। नेक्स्ट है, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है? भूमि सुधार के क्षेत्र में किसानों को मकान ऋण देना ये शामिल नहीं है। बिचौलियों की समाप्ति, भूजोतों का एकीकरण, सहकारी कृषि ये शामिल है। किसानों को मकान का ऋण देना इसमें शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धता पर निर्भर है? हरित क्रांति की जो सफलता है ये निर्भर है बीजों की उच्च पैदावार किस्म के ऊपर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो 1947 में विभाजन के बाद, भारत के विभाजन से जूट उद्योग को सबसे अधिक जो है क्षति पहुंची, क्योंकि अधिकांश जो जूट उत्पादन होता था लगभग 80% वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो बांग्लादेश है उसमें चला गया। तो इससे जूट जो है वो काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुआ, जूट उद्योग भारत का। और फिर दूसरी तरफ सूती वस्त्र जो है वो भी, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि कपास का जो उत्पादन 40% क्षेत्र वो पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया। तो इससे विभाजन के बाद जो बुरी तरह प्रभावित हुआ वो जूट और रुई उद्योग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? सबसे ज़्यादा लोग किस उद्योग में काम करते हैं? तो कपड़ा उद्योग में काम करते हैं सबसे अधिक लोग। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन वृत्त स्तरीय उद्योग क्या है? सबसे प्राचीन जो बड़ा उद्योग है वो है कपास का उद्योग, क्योंकि भारत का जो वस्त्र उद्योग है वो मुख्यतः कपास पे ही आधारित है, और कपड़ा उद्योग भारत का सबसे प्राचीन और वृहद उद्योग है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के जो कारखाने ये कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में लगभग 919 सूती वस्त्र मिले हैं, तो ये सबसे अधिक कोयम्बटूर में है। नेक्स्ट है, मोडवेट। मोडवेट जो है, जो अप्रैल 2001 से कार्यान्वित होगा, ये प्रतिस्थापित करता है किस चीज़ को? तो ये करंट का क्वेश्चन था, उस टाइम मोडवेट आया था, तो वही पूछ रहा है कि मोडवेट जो कि कार्यान्वित होने वाला है ये किस चीज़ को प्रतिस्थापित करेगा? तो इसका बिक्री कर, सीमा शुल्क, राज्य आबकारी कर, केंद्रीय आबकारी शुल्क। तो देखिएगा, मोडवेट जो है ये लागू किया गया था, और इसका ये केंद्रीय उत्पादन शुल्क है। ठीक है, केंद्रीय उत्पादन शुल्क है, जो कि इसमें कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर जो है कुछ भी नहीं होगा इसमें से। ऑप्शन ई होता तो इनमें से कोई भी नहीं हम दे सकते थे, लेकिन ये एक केंद्रीय उत्पादित शुल्क था। और फिर मोडवेट जो है इसके बाद आ गया था, मोडवेट के बाद आया था सीनवेट, सीनवेट के बाद वैट आया, और अभी वर्तमान में जीएसटी है, जीएसटी आया 2017 में। तो ये सब क्या है? केंद्रीय उत्पादन शुल्क है। नेक्स्ट है, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित होता है वो कौन सा है? कपास उद्योग जो है ये भार ह्रास मूलक पे आश्रित है।
नेक्स्ट कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं, तो पढ़ते हैं। गत शती के 80 दशकांत तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योगों की ओर संरचनात्मक स्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया। तो ये कथन जो है ये बिल्कुल सही है। गत शती के 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योग ने जो है उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योगों की ओर संरचनात्मक स्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया। इसका कारण है कि इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई थी। तो ये कारण गलत दिया है, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई थी ना कि कमी हुई थी। तो कथन तो सही है लेकिन कारण जो है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कोर उद्योग क्या है? कोर उद्योग यानी कि कोर सेक्टर जो है भारत में वो 8 है। 8 उद्योग ऐसे हैं जो कि कोर सेक्टर कहे जाते हैं, मुख्य उद्योग जिनको बोलते हैं, जिसमें कोयला आता है, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और विद्युत। ठीक है, तो ये सारे ही जो है ये कोर उद्योग हैं, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, घाटापूर्ति या रिजर्व बैंक से उधार लेना। तो भारत सरकार का जो राजस्व का प्रधान स्रोत है वो जब क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम अप्रत्यक्ष कर था, लेकिन वर्तमान में प्रत्यक्ष कर होगा इसका आंसर, क्योंकि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार प्रत्यक्ष कर जो है इसका सकल घरेलू उत्पाद में 5% स्रोत ये है, इसका 5% योगदान है, और अप्रत्यक्ष जो कर है इसका 4.9% है। तो ज़्यादा क्या है? प्रत्यक्ष कर का है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा संघीय बजट 2017-18, ये बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये उद्देश्यों में शामिल नहीं है। 2017-18 का जो बजट था उसमें भारत को रूपांतरित करना, भारत को स्वच्छ करना, भारत को ऊर्जावान करना इसका लक्ष्य था, भारत को शिक्षित करना इसका लक्ष्य नहीं था। नेक्स्ट है, भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो बिक्री कर था 1995 में। वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है वो सबसे अधिक है। राज्य सरकार का जो आय का स्रोत है वो सबसे अधिक क्या है? जो केंद्र सरकार के द्वारा जो ऋण अनुदान दिया जाता है वो है। तो आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे एकदम से याद रहना है। ठीक है, नेक्स्ट है, विगत वर्षों में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ? विगत वर्षों में तो पुराना क्वेश्चन है ये भी। तो अभी वर्तमान में देखें तो बजट 2021-22 के अनुसार जो केंद्र सरकार के व्यय के शीर्ष मद है उसमें ब्याज अदायगी सबसे अधिक है, 20% है। करों और शुल्क में राज्य का हिस्सा 16% आता है, उसके बाद केंद्रीय योजना 14%। तो सबसे अधिक क्या है? ब्याज अदायगी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? केंद्र सरकार का इसमें से कौन सा कर नहीं है? आयकर, भूमि राजस्व, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क? तो भूमि राजस्व जो है ये केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, बल्कि ये राज्य सरकार के द्वारा आरोपित किया करता है ये भूमि राजस्व, तो ये केंद्र सरकार का कर नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य दोनों में विभाजित कर दिया जाता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये कि वो कौन सा ऐसा कर है जो केंद्र सरकार लगाते हैं लेकिन उससे जो प्राप्त आय होता है वो केंद्र और राज्य दोनों में ही विभाजित होता है। तो जो ये क्वेश्चन 2000 में पूछा गया था उस दौरान जो है ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता था, लेकिन इससे जो आय प्राप्त होता था वो केंद्र और राज्य दोनों को ही दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है? वर्तमान में जो 10वां वित्त आयोग आया उसके सिफारिश पे 80वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसके आधार पे अब कोई भी केंद्र सरकार के सभी कर पे राज्यों के साथ वो विभाजित किया जाता है। सारा कर, आयात शुल्क हो, केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो या निगम कर हो, ये सभी केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन उस पर जो उसका जो आय प्राप्त होता है उसको केंद्र और राज्य दोनों में ही विभाजित किया जाता है। तो इसलिए इसमें से कोई भी नहीं हो जाएगा क्योंकि इसमें सारे अब कर दिए गए हैं, मतलब एक से अधिक होगा अगर ऑप्शन ई रहता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन से दो परोक्ष कर हैं? इनमें से कौन सा है जो दो परोक्ष यानी कि डायरेक्ट टैक्स है? परोक्ष कर का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स होता है, प्रत्यक्ष कर का मतलब डायरेक्ट टैक्स। तो परोक्ष पूछ रहा है, परोक्ष का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जो है इसमें से कौन सा है टैक्स? ठीक है, बिक्री कर व आयकर, आयकर और संपत्ति कर, बिक्री कर उत्पादन शुल्क या आयकर और उत्पादन शुल्क? तो इसमें हो जाएगा आंसर हमारा बिक्री कर और उत्पादन शुल्क जो है ये परोक्ष कर है।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। तो सरकार को सबसे अधिक जो राजस्व प्राप्ति होती है वो प्रश्नकाल में निगम कर से होती थी। वर्तमान, अगर हम लोग वर्तमान स्थिति देखें बजट 2021-22 के अनुसार, तो सबसे अधिक जो प्रत्यक्ष कर में हिस्सेदारी है वो आयकर की है, 14% है, और निगम राजस्व निगम कर का 13% ही है। ठीक है, तो वर्तमान में आयकर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। इसमें से राजकोषीय उपकरण का नीति, इसमें कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो ब्याज दर जो है ये मौद्रिक नीति का उपकरण है, राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। नेक्स्ट है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 12वां वित्त आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सी रंगराजन। वर्तमान में देखिए, वर्तमान में भी 15वां वित्त आयोग है। वैसे तो मेरा बड़ा मन कर रहा है कि पूछूं आपसे आंसर बताने का, लेकिन आप लोग कमेंट करते नहीं हैं। तो देखिए 15वां जो वित्त आयोग है इसके अभी अगर देखें अध्यक्ष कौन है तो ये है NK सिंह। ठीक है, तो आपको याद रखना है वर्तमान का, वर्तमान में NK सिंह है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट है 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग कितना है। तो ये 14वें वित्त आयोग की बात हो रही है, उसमें उस टाइम राजस्व कर में राज्यों का जो प्रतिशत था वो 42% था। 15वें वित्त आयोग की बात करें तो 15वें वित्त आयोग में राज्य की हिस्सेदारी को 42 से कम करके 41 कर दिया गया है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग में, तो इसको याद रखिएगा, कम करके, और ये जो 1% था इसको दे दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो राज्यों का पूछा है, राज्यों को के पास जो है सिर्फ 41% है वर्तमान में 15वें वित्त आयोग में। ठीक है, 14वें वित्त आयोग में 42% था, 15वें में 41 है, एक घटा दिया गया। नेक्स्ट है बैंकों के द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कैश कार्ड जो है इसको प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर 1991 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर 11% से बढ़ा करके कितना किया था। तो 1991 में बैंक ऑफ इंडिया ने 11% जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 11% से बढ़ा करके बैंक दर को कर दिया था 12%। ठीक है, और अभी वर्तमान में कितना है कमेंट करके बता देंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात की वर्तमान दर क्या है। रोकड़ संचय अनुपात की वर्तमान दर 9% है। नेक्स्ट है कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। तो आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की जो मात्रा है ये महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती है। बचत दर, संसाधनों का उपयोग, मूल्य स्थिरता महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है जीवन बीमा निगम किस चीज़ का उदाहरण है। LIC जो है, लाइफ इंश्योरेंस सर्विस, ये उदाहरण है किस चीज़ का, ये उदाहरण है निवेश बैंक का। नेक्स्ट है भूमि विकास बैंक किसका एक अंश है। भूमि विकास बैंक, जिसका नाम अब बदल करके भूमि बंधक बैंक होता था, इसका नाम अब भूमि विकास बैंक कर दिया गया है। और भूमि विकास बैंक को भी अब कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। ठीक है, मतलब भूमि विकास बैंक जो है ये 1998 का क्वेश्चन है। तो पहले भूमि बंधक बैंक था, फिर इसका नाम भूमि विकास बैंक पड़ा, और फिर वर्तमान में इसको कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। तो इसका एक जो अंश है वो है सहकारी उधार ढांचा, ये उधार देती है, तो इसका सहकारी उधार ढांचा है। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा छापा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, वित्त मंत्रालय में, संसद में, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। तो भारतीय मुद्रा जो है ये नासिक प्रिंटिंग प्रेस में जो है इसको छापा जाता है, नासिक महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है। तो हेरी जॉनसन के अनुसार मौद्रिक नीति से तात्पर्य है उस नियंत्रण नीति से जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रित रखता है। तो मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रित करना इसका प्रधान लक्ष्य है। नेक्स्ट है डैश की सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दरों का विनियंत्रण आधारित है। किसके सिफारिश पे, ये नरसिम्हन कमेटी के सिफारिश पे। नेक्स्ट है सरकार के द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता कितनी मानक की गई है। तो भारत सरकार के द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए जो पूंजी का मानक है वो है 8%। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है तो उस हिसाब से ये 8% मानक था, अभी वर्तमान में ये 9% है। ठीक है, वर्तमान में ये 9% है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता है, ये किस में वर्गीकृत है।
तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक जो है, इसको ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता है। ये वर्गीकृत है अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से ये वर्गीकृत है। नेक्स्ट है नाबार्ड उदाहरण देता है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, और ये कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को उधार देता है। ये किसको उधार देता है? कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को नाबार्ड उधार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान यानी कृषि के लिए उधार देने के लिए जो है बैंक का नाम वो क्या है, कौन सा बैंक है? कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। नेक्स्ट है दुर्लभ मुद्रा यानी कि हार्ड करेंसी, इसका आज से किस मुद्रा से है? तो हार्ड करेंसी, दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है विकसित देशों की मुद्राओं से, विकसित देशों की मुद्राओं से इसका तात्पर्य है, क्योंकि इसकी पूर्ति के तुलना में जो मांग है वो अधिक होती है, इसलिए इसको क्या दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है, यानी कि हार्ड करेंसी कहा जाता है। तो ये किस मुद्रा से? जो विकसित देशों का है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था? तो 1991 में प्रारंभ हुआ था, पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था, और तब से लेकर जब ही लास्ट जो पंचवर्षीय योजना हुआ तब तक सिर्फ पहला पंचवर्षीय योजना हुआ था जिसमें कीमत की स्तर नीचे आई थी, सबसे पहले पंचवर्षीय योजना में। तो ये प्रथम होगा। नेक्स्ट है भारत में औद्योगिक वित्त का इनमें से कौन सा स्रोत नहीं है? औद्योगिक वित्त का इनमें से कौन सा स्रोत नहीं है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नाबार्ड, राष्ट्रीय वित्तीय निगम, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो नाबार्ड जो है ये औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है, बल्कि नाबार्ड जो है वो उधार देती है, कृषि एवं ग्रामीण बैंक का सर्वोच्च बैंक के रूप में ये काम करता है, इसका औद्योगिक वित्त से संबंध नहीं है। नेक्स्ट है भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो भारत के बैंकिंग प्रणाली में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उच्चतम बैंक है। नेक्स्ट है भारत में नोट निर्गमन प्रणाली किस पे आधारित है? नोट निर्गमन प्रणाली अनुपातिक कोष प्रणाली पर, न्यूनतम कोष प्रणाली पर, स्थिर विनिमय प्रणाली पर और पूर्ण परिवर्तनशाली प्रणाली पर। तो ये जो नोट निर्गमन प्रणाली है ये आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पे। नेक्स्ट है हाल ही में डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, ये 1999 का क्वेश्चन है। तो उस दौरान डीजल की कीमत को बढ़ाया गया था, जिसमें सरकार की आय में वृद्धि करने के लिए या सरकार का मनमानी पूर्ण निर्णय करने के लिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के स्तर पर तदनुसार मूल्य निर्धारण हेतु जो कि पिछली सरकार के उठाए गए कदम परिपालन है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, करंट में जब उस टाइम जब डीजल की कीमत बढ़ाई गई थी तो उसका कारण उस टाइम क्यों बढ़ाया गया था? क्योंकि डीजल की घरेलू कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय कीमत से समायोजित करने के लिए सरकार ने डीजल की कीमत को बढ़ाया था, तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के स्तर पर मूल्य निर्धारण के लिए। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की एक्सिम बैंक के द्वारा। एक्सिम बैंक जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 को, निर्यात आयात बैंक। नेक्स्ट है ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछा है ईपीसीजी। तो ईपीसीजी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना जो है ये किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुई थी? तो मैंने बताया था कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 को, और ये किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुई थी? तो ये छठी जो पंचवर्षीय योजना थी 1980 से लेकर के 85 तक थी, इसी में हुई थी नाबार्ड की स्थापना। नेक्स्ट है मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया? मिलेनियम विकास लक्ष्य में उनका जो 8 उद्देश्य था जिसमें गरीबी एवं भूख का उन्मूलन, ठीक है, ये तो शामिल है। सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति ये भी शामिल है। लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, और फिर इसका था बाल मृत्यु दर में कमी करना, स्वास्थ्य में सुधार, HIV एड्स मलेरिया अन्य रोगों की रोकथाम करना। तो ये चीज़ें थी, इसमें शामिल जो था वो ये नहीं था। 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति ये इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट है साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछा है साप्टा का, ठीक है। साप्टा स्पेलिंग SAPTA, साप्टा। तो साप्टा का फुल फॉर्म है साउथ एशिया
प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, और यहाँ है एजेंसी, तो एग्रीमेंट होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर के संबंध में, ब्रिटिश पाउंड के संबंध में, कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो भारतीय मुद्रा का विनिमय का जो दर है वो निर्धारित होता है किसमें, बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पे। ये बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पे रुपए का विनिमय दर निर्धारित होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है एपेक का पूर्ण रूप क्या है। एपेक का फुल फॉर्म है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार समझौता साप्टा का औपचारिक उद्घाटन कब हुआ था। तो साप्टा जो हमने देखा जिसका फुल फॉर्म पूछा था क्वेश्चन में, इसका उद्घाटन कब हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 दिसंबर 1995 को हुई थी। नेक्स्ट कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क जिसको बोलते हैं, सार्क देश। तो सार्क देश का सदस्य कौन नहीं है। तो सार्क देश में पहले 7 सदस्य देश थे जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और भूटान था। फिर इसमें जो है वर्तमान में सार्क के देशों की संख्या 8 हो गई, क्योंकि 2007 में अफगानिस्तान भी इसमें सम्मिलित हो गया, ठीक है। तो तब नहीं था अफगानिस्तान, इसलिए ऑप्शन में अफगानिस्तान दे रखा है, लेकिन अब अफगानिस्तान भी इसका सदस्य है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है कि सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है। म्यांमार, भूटान, मालदीव और चीन दिया हुआ है। तो इसमें देखिएगा कि जिसमें जैसे हमने देखा कि सार्क का सदस्य देश कौन कौन सा नहीं है, तो उसमें पहले हमें अगर याद है कि कौन कौन सा देश है तो आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, याद रखिएगा बांग्लादेश, मालदीव, भूटान और अब तो अफगानिस्तान भी है। तो इसमें चाइना और म्यांमार ये दोनों ही शामिल नहीं है इसका, ठीक है। उसका ए एंड बी दोनों ही आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत के अद्यतन निर्यात आयात व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे मनन करना है और फिर हमें जो कथन सही है वो बताना है। तो हम कथन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वैसे देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, मतलब इसमें भारत के निर्यात में कपड़ा क्षेत्र का 21% तथा रत्न एवं आभूषण का 17% योगदान है। तो अभी वर्तमान में चेंज हो गई है बहुत सारी चीज़ इसमें, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है। पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के निर्यात में 53% तथा उसके आयात में 40% हिस्सा रखता है ये सब। तो ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 2001-2 तथा वर्ष 2002-3 के दौरान भारत के कृषि व्यापार के संबंध में कथनों पे मनन करना है। तो ये भी उसी तरीके का है, कथन पे मनन करना। इसमें बहुत सारे कथन दिए हैं 2003 के अनुसार से। वैसे देखिए तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत का जो कुल कृषि निर्यात है उसमें जो हिस्सा है वो 2.1% है, ठीक है। तो इतना आप याद रख सकते हैं। बाकी आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना चाहिए अच्छे ढंग से। लास्ट ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है। तो देखिए जब ये 2019-20 के बजट का क्वेश्चन है, तब 2020 में पूछा गया ये एग्ज़ाम में, तो उस टाइम अमेरिका था। कौन था? अमेरिका था, जिससे सबसे ज़्यादा व्यापार में भागीदार था वो भारत के, तो अमेरिका था वो। अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान में चीज़ें चेंज हो गई हैं, क्योंकि 2020-21 का जो आया है आंकड़ा उसके हिसाब से चीन सबसे आगे है अभी व्यापार में। चीन है, उसके बाद अमेरिका आता है, ठीक है। तो अगर अभी सेम क्वेश्चन अब पूछ दे अभी 67 BPSC में, तो चीन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी। तो 2017 में जो इसकी हिस्सेदारी थी वो थी 5.31%, ठीक है। कितनी थी? 5.31% थी। और वर्तमान में देखें आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार तो रहा है इसका 23,347 करोड़ रुपया था। नेक्स्ट है भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्विक घोषित की है। तो ये लास्ट एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, निर्विक आया था बजट में, निर्विक की घोषणा की गई थी। तो इसका जो है इस योजना से लाभान्वित क्षेत्र कौन सा, ये हमें बताना था। तो इसमें जो लाभान्वित क्षेत्र था वो था निर्यात क्षेत्र, ठीक है, निर्यात।
तो बजट में कौन सी योजना, अगर किसी योजना का जिक्र है या किसी वर्ड का, बजट को मतलब अच्छे ढंग से पढ़िए। इकोनॉमिक्स के लिए बीपीएससी में इकोनॉमिक्स के पीटी में मतलब मैंने बोला भी पहले भी वीडियो में कि आपको इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फॉर पीटी, क्योंकि 10-12 क्वेश्चंस रहते हैं उसमें भी आपको मतलब 5-6-7 क्वेश्चन मैक्सिमम समझ लीजिए करंट अफेयर से ही रहता है। करंट की चीज़ें जो रिलेट करके होते हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर का रहता है। कुछ रहता है अगर योजना आयोग वगैरह से रहे या नीति आयोग, मतलब ये सब रहता है, स्टैटिक्स क्वेश्चन रहता है, तो वो आप लूसेंट पढ़ के भी कवर कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा अगर पढ़ना है तो घटना चक्र के एमसीक्यूज एक बार देख सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स का अगर आप इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, बजट या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें चेंज हुई हैं या कोई योजना आता है तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है भारतीय मुद्रा की आंशिक विनिमयता, भारतीय मुद्रा की पूर्ण विनिमयता, चालू खाते की विनिमयता या पूंजी खाते की पूर्ण विनिमयता। तो ये 1999 का क्वेश्चन है। उस टाइम तत्कालिक वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और उन्होंने चालू खाते पर रुपए की उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली जो है वो लागू की थी। तो ऑप्शन सी चालू खाते पे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रसारित भंडार में कितनी थी। तो उस टाइम कितनी थी उससे मतलब नहीं है, अभी कितनी है वो देखते हैं। तो अभी जो है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 25 जून 2021 को आंकड़ा आया था, उसमें भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 608.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है। विश्व बैंक समूह से संबंधित इसमें से एडीबी नहीं है, आईएफसी, आईबीआरडी, आईडीए है, एडीबी नहीं है। नेक्स्ट, WTO अस्तित्व में कब आया था। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी। ये जनवरी 1995 में, 1 जनवरी 1995। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था। तो ये क्वेश्चन अच्छा है कि ये कौन सा ऐसा वर्ष था जिसमें महीने में 2 बार अवमूल्यन हुआ भारतीय रुपये का। तो ये हुआ था 1991 में। 1991 में जुलाई के महीने में 1 तारीख और 3 तारीख को भारतीय रुपये को विश्व के 5 प्रमुख देश अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन की मुद्राओं के सापेक्ष अवमूलित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है। तो देखिए ये क्वेश्चन 2000 ईस्वी का है। उस दौरान भारत को जो सहायता सबसे अधिक जो देश करता था वो था जापान। वर्तमान की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब भारत जो है विदेशी सहायता लेने की तुलना में देता अधिक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है ये, क्योंकि हमें लेने वाला नहीं देने वाला बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो 1998 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो अमर्त्य सेन को दिया गया था। तो अभी आपको कमेंट में बताना है कि 2021 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किसको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है, रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था। तो रुपये का जो अवमूल्यन है ये किया गया था 1991 में, जुलाई में, 2 बार किया गया था वो भी। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन सा है। वर्तमान में तो वर्तमान में जो है चीन है। ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं हम लोग, 66 बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, भारत में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कितने हैं। तो देखिए 1995 तक भारत में 7 निर्यात क्षेत्र थे, ठीक है, प्रसंस्करण क्षेत्र। अभी वर्तमान में कांडला, मुंबई, कोचीन और सूरत को जो है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों से हटा करके विशेष आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है। तो उस दौरान 7 थे। नेक्स्ट है, PIO कार्ड स्कीम किससे मेल खाती है। PIO कार्ड स्कीम जो ये किससे मेल खाती है। इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से जो विदेश में आवास रखते हैं। PIO कार्ड रखने वाले के लिए वीज़ा ज़रूरी है, या फिर इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के निवासी शामिल है, या वे भारत में कहीं भी अस्थायी संपत्ति की प्राप्ति, अधिकार, विनियम और विक्रय की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें कृषि और पौधे से संबंधित संपत्ति भी शामिल है। तो PIO जो है पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, इसको देखिए पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, ये क्या है। PIO इसका मतलब है भारतीय मूल के उन लोगों से हैं जो विदेश में आवास रखते हैं। PIO पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। तो इसका कथन 1 सही है।
तो हमारा ऑप्शन जो है वो हमारा सी राइट हो जाएगा कि केवल 1 जो है वो सही है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तीसरे स्तंभ के रूप में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में विश्व बैंक को और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, विश्व बैंक को प्रथम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को द्वितीय स्तंभ के रूप में माना जाता है। हमसे पूछा तीसरा स्तंभ, तो तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है WTO को, विश्व व्यापार संगठन को। पहला विश्व बैंक को जाना जाता है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को और तीसरा विश्व व्यापार संगठन को। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं उसमें पहला आया था 1991 से 56, ठीक है, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, चौथा 66 से 71, ये गलत है। चौथा जो है वो 69 से 74 तक था, ठीक है, 69 से 74 तक था। और ये क्योंकि ये 66 से 69 तक नहीं आया था, जिसको इसके मतलब उस दौरान नहीं आया था, उसको योजना अवकाश कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें चौथा जो है वो गलत है। चौथा का क्या होगा? 1969 से लेकर के 74 तक। नेक्स्ट योजना आयोग क्या है? तो योजना आयोग, अब तो योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग आ गया है, तो लेकिन योजना आयोग जो है एक गैर संवैधानिक सलाहकारी परामर्शी निकाय है, ठीक है, तो परामर्शी संस्था है और एक गैर संवैधानिक भी है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है कि योजना आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शी संस्था है ये। इसका गठन कब हुआ था योजना आयोग का? तो योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में, ठीक है। नेक्स्ट योजना आयोग क्या है? तो एक गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना किसको प्राथमिकता देता है? तो 8वां जो पंचवर्षीय योजना था ये प्राथमिकता देता है रोजगार को बढ़ाने में। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है? तो पंचवर्षीय योजना जो है इसका अंतिम अनुमोदन वो राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। अब नहीं है योजना आयोग, लेकिन फिर भी क्वेश्चन योजना आयोग से आते हैं एग्जाम में। वैसे ये सारे पुराने क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कि पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृत करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट है भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि है 1992 से 97। नेक्स्ट है 8वीं योजना के अंतर्गत GDP को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था? तो 8वां जो पंचवर्षीय योजना था उसमें निर्धारित किया गया था 5.6%। नेक्स्ट है भारत में योजना अवकाश कब से कब तक था? तो मैंने आपको बताया था चौथा वाला जो रॉन्ग था जो ऑप्शन, उस टाइम में वहीं पे मैंने आपको बताया था कि 1966 से 69 तक जो है वो नहीं हुआ था कोई भी योजना, इसलिए इसको प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं, यानी कि योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 9वां पंचवर्षीय योजना का की अवधि क्या है? 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि 1997 से 2002 तक। नेक्स्ट है 7वीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत कितना था? तो वार्षिक वृद्धि का ये औसत था 26.2%, 21%, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। नेक्स्ट है जिला नियोजन और विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला नियोजन और विकास परिषद का जो प्रधान होता है वो जिला नियोजन प्राधिकारी होता है। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन किस चीज़ का विषय है? तो ये है समवर्ती सूची का विषय। नेक्स्ट है दूसरे पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा है वो VKRV राव ने की थी। योजना आयोग जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट है 10वीं योजना की अवधि क्या थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से 2007 तक थी। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है 1921 को, क्योंकि 1921 को भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में इसको महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या वृद्धि काफ़ी ज़्यादा हुई थी। नेक्स्ट है भारत के जनसंख्या में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है, यानी कि महाविभाजक के रूप में जाना जाता है 1921 को। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे था? तो अभी हम लोग 2001 की जनगणना का नहीं, अगर हम लोग अभी 2011 की जनगणना देखें तो सबसे नीचे जो है साक्षरता में वो है बिहार। उस टाइम उड़ीसा था 2001 की जनगणना में। 2011 में कौन है? बिहार सबसे नीचे है।
बिहार का जो साक्षरता दर है वो कितना है, 61.8% है, सॉरी 61.8% है, जो कि सबसे कम है। नेक्स्ट 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो उस टाइम पे महाराष्ट्र था, और अभी भी 2011 में भी देखें तो महाराष्ट्र ही है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण कितना अनिवार्य है? तो पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम जो वन आवरण है वो संपूर्ण भूमि का 33% होना चाहिए। अभी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया था 2019 का, उसके अनुसार भारत का जो वन क्षेत्र है, वन आवरण क्षेत्र, वो कुल क्षेत्रफल का 24.56% ही है, जबकि हमें 33% चाहिए। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, और अभी वर्तमान में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन भी हो गया है, तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय व्यापार शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय व्यापार शोध संस्थान जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है नागपुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है उस टाइम पे कलकत्ता था, अभी वर्तमान में हम लोग देखें तो वर्तमान में मुंबई है। मुंबई में सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक है, तो वर्तमान में याद रखिएगा मुंबई, 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है, भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 1991 के जनगणना के अनुसार जो था ये 25.72% था। वर्तमान में देखिए जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो नगरीय जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का 31.1% है, ठीक है, कितना है, 31.1%। नेक्स्ट 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो ये 84.4 करोड़ थी, वर्तमान में 12 अरब है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है, अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? तो देखिएगा 1991 में जो ये 96 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम जो जनसंख्या वृद्धि दर आई थी वो आई थी 23.85%, 10 की वृद्धि दर जिसको बोलते हैं। और फिर 2001 से 11 में जो 10 की वृद्धि दर हुआ वो हुआ 17.7%, यानी कि कम हुआ था ये। तो अभी वाला अगर पूछ दे कभी तो 17.7% है। नेक्स्ट है, नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? तो नवीनतम जनगणना के अनुसार जो औसत वार्षिक वृद्धि दर है वो घट गई, वो मैंने बताया आपको कि वो घट गई, कमी का रुख दिखाती है ना, कमी का रुख दिखाती, घट गई, क्योंकि उसमें 91 से जो मैंने बताया आपको उसमें कितना था, 23.85% था 1991 से 2001 के दशक में, और फिर 2001 से 2011 के दशक में 17.60 रहा, तो यानी कि घटा, कमी का रुख दिखाया है ना। नेक्स्ट है, 1997 एवं 1981 की तुलना में 1981 एवं 1991 के बीच भारत में जनसंख्या का दशक आधार वृद्धि दर सीमांत रूप से क्या हुआ? तो देखिए 1971 से 1981 के बीच जो 10 की वृद्धि दर रहा वो 2.25% था, और 1981 से 1991 की अवधि में ये 2.14% रहा, ठीक है, तो ये क्या हुआ, कम हुआ है ना, घट गया। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन में सबसे अधिक जनसंख्या चीन की। नेक्स्ट है, दिसंबर 2018 के अनुसार विश्व के निम्न देशों में किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो ये क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में पूछा था, 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, तो ये होता अमेरिका, अमेरिका में सबसे अधिक भारतीय आबादी है। नेक्स्ट है, जनांगी डेमोग्राफी में लिंग अनुपात का संदर्भ क्या होता है? लिंग अनुपात जो है वो कैसे निकालते हैं, किसको बोलते हैं? तो लिंग अनुपात होता है प्रति 1000 पुरुष के साथ महिलाओं के अनुपात को कहते हैं, यानी कि लिंग अनुपात इक्वल टू हो जाता है स्त्रियों की संख्या बाई मेल की संख्या इंटू 1000, ठीक है, यानी प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात को। नेक्स्ट है, किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो 2000 ईस्वी का ये क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, तब पश्चिम बंगाल जो था उसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था, पश्चिम बंगाल में, सॉरी,
वर्तमान में अगर देखें 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार तो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो है बिहार में। तो अभी याद रखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार का है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? बिहार में, वर्तमान में बिहार में है, पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 1991 की जनगणना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जन्म दर क्या है? तो जन्म दर वो 30 था, प्रति हजार में 30। अभी क्या है 2017 में के इस आंकड़ों से पता चला है कि 20.2 है, 20.2 प्रति हजार है जन्म दर। करेंट डाटा ये याद रखिएगा 20.2। और बिहार की बात करें तो बिहार में जो जन्म दर है अगर सिर्फ बिहार की तो ये 24.4 प्रति हजार है। तो डेटा याद रखना है आपको, 20.2 और बिहार का 26.4। चलिए नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई? तो प्रतिशत के हिसाब से देखिए, जो धार्मिक समूह होते हैं ईसाई, हिंदू, सिख, जैन, तो इसमें धार्मिक समूह के हिसाब से देखें तो सबसे अधिक जो साक्षरता दर है प्रतिशत में वो है जैन धर्म का। मतलब जैन धर्म की जितनी भी संख्या भारत में है उसके मैक्सिमम लोग जो हैं वो साक्षर हैं, ठीक है, पढ़े लिखे हैं। तो परसेंटेज के हिसाब से जैन धर्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की कम है? तो पुरुष की बात हो या स्त्री की बात हो या ऑल ओवर बात हो, सबसे कम जो साक्षरता दर है वो बिहार का है, ठीक है। बिहार का साक्षरता दर मैंने बताया था 61.8% है, जिसमें पुरुषों की अगर बात करें तो 71.2 है और महिलाओं का 51.5 है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का परसेंट उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो आदिवासियों की आबादी की बात करिए वो भी परसेंट में, तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें आदिवासियों की आबादी का जो परसेंट है वो उस राज्य के कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो ये है मिजोरम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिजोरम। 2011 के जनगणना के अनुसार आदिवासियों का सबसे अधिक परसेंट जो है वो राज्यों में मिजोरम है। मिजोरम में 94.4% जो है आदिवासी निवास करते हैं उसकी कुल आबादी का, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा एंड काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो पुराने थे तो मैंने कोशिश की आपको अपडेट करके सब बताने का, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की है मैंने, ठीक है। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा एंड आप इस वीडियो को मतलब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आया, और कुछ क्वेश्चन में डाउट रह गए हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मुझसे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले कोई भी वीडियोस होंगे इस तरह के तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एंड अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, बाय एंड टेक केयर।